ठीक है, आज हम लोग बात करने चल रहे हैं बेटा बायो जियो केमिकल साइकिल। जब भी कभी हम बायो जियो केमिकल साइकिल की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारा ओनली सोर्स क्या है। हमारा जो है जो ओनली सोर्स क्या है, हमारा ओनली सोर्स है एनर्जी का, वो है हमारा सन। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। सन हमारा जो है इकलौता सोर्स है एनर्जी। ठीक है, पूरे टोटल सनलाइट का अभी जो जो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जो टोटल सनलाइट आती है जमीन पर उसका 0.1% ही यूज होता है इसमें फोटोसिंथेसिस। 0.1% का फ्रैक्शन ही, बहुत स्मॉल फ्रैक्शन, उसका यूज होता है कहाँ पर? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ये जो बायो जियो केमिकल है, देखिए दो वर्ड है, बायो जियो और तीसरा क्या है? केमिकल। तीन चीजों से मिलकर बायो मतलब लाइफ, जियो का मतलब क्या हो गया? अर्थ हो गया, केमिकल का मतलब तो आप जानते हैं केमिकल से रिलेट कर रहा है। तो ये साइकिल, और ऑब्वियस सी बात है साइकिल का मतलब ही होता है जैसे कोई चीज यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू होकर चली और फिर वापस से इस जगह पर रिटर्न आ गई। तो दिस इज द कंप्लीट साइकिल। अगर कोई चीज यहाँ से चली और चलती ही जा रही है, यहाँ पर कभी लौट करके ना है, तो उसको हम साइकिल कभी नहीं कह सकते है ना? साइकिल के पहिए हम चलाते हैं, साइकिल के पहिए ये व्हील इस तरीके से चलता है, और जब ये साइकिल शुरू हो जाती है कंटिन्यू, ये जब चलना शुरू कर देता है इस डायरेक्शन में से, तो हम बता ही नहीं पाते कि इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसका ओरिजिन कहाँ से है। हालांकि इतने उससे पॉइंट पर बात हमें नहीं करनी, हमें सिर्फ इतना करना है कि ये साइकिल एक्चुअल में चलती है और ये कितने टाइप की होती है। तो आपको मैं बता दूं कि हमारी ये जो साइकिल है कि दो कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, कितनी कैटेगरी में बांटा गया बेटे? इसको दो कैटेगरी में बांटा गया, एक और दो। पहली जो साइकिल है उसको हम बोलते हैं गैसीय। क्या बोलते हैं इसको? गैसीय। और दूसरा जो है वो है हमारा सेडिमेंट्री साइकिल। दो साइकिल, दूसरा क्या है हमारा? सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक यहाँ पर ये जो वर्ड है रिफर कर रहा है बायो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो? मैंने कहा बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जियो का मतलब क्या हो गया? अर्थ से रिलेट कर रहा है, और अर्थ में क्या स्पेशली रॉक से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो बायो वर्ड रिलेट कर रहा है किसके साथ बेटे? ये कर रहा है लिविंग वर्ड के साथ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये डिनोट कर रहा है। और ये जो वर्ड जियो है, ये जियो जो वर्ड लिखा होगा, ये जियो, जो जियो है, ये जियो वर्ड है, ये ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, रॉक्स, स्पेशली रॉक। ठीक है, और केमिकल केमिकल जानते हैं, तो रॉक के साथ आपका क्या आ जाएगा जियो में? आपका सॉइल आ जाएगा, आपका एयर आ जाएगा, ठीक है, आपका वाटर आ जाएगा, आपका कंप्लीट अर्थ आ जाएगा। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड जियो इन द वर्ड बायो जियो केमिकल। ठीक है, दो टाइप की साइकिल्स हमने बताई आपको, गैसियस साइकिल बताई और हमने आपको बताया क्या? सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैसियस साइकिल है इसमें लिख लीजिएगा, ये जो हमारी गैसियस साइकिल है, इट इज द मेन रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। गैसियस साइकिल इज मेन रिजर्वायर ऑफ मेन रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। मेन रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, अच्छा, और उसमें थोड़ा सा इसको ब्रॉड करके अगर देखेंगे तो अगर हम आपसे पूछें कि साइकिल के रेफरेंस में दूसरे रेफरेंस में आप बताइए, तो विच वन इज द मेन रिजर्वायर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, तो आपके पास दो जवाब होना चाहिए कि सर
जो मेन रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है वो आपका या तो एटमॉस्फेयर हम कह सकते हैं या तो हम इसको ओशन कह सकते हैं, या तो एटमॉस्फेयर कहेंगे या ओशन कहेंगे, ठीक है। किसके केस में? गैसियस साइकिल की केस में। गैसियस साइकिल की केस में ओशन और एटमॉस्फेयर जो होगा ये मेन रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा। देन व्हाट अबाउट द सेडिमेंट्री साइकिल? तो सेडिमेंट्री साइकिल में जो मेन रिजर्वायर ऑफ एनर्जी होगी या मेन रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा वो आपका होगा सॉइल, वो आपका होगा सॉइल और सेडिमेंट्री रॉक, वो आपका होगा सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। देखिए हमारा क्या क्या ऑब्जेक्टिव है बायोजियोकेमिकल साइकिल को पढ़ने का, ठीक है। हमारे इस ऑब्जेक्टिव की बात देखिए, कहा गया कि आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ईच बायोजियोकेमिकल साइकिल एंड एक्सप्लेन द इम्पैक्ट दैट ह्यूमंस हैव ऑन द बायोजियोकेमिकल। ये इम्पैक्ट हमें दिखाना है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल के ऊपर हम ह्यूमन बींग्स जो है पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, इस चीज को रिवील करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक। देखिए व्हाट सस्टेन्स लाइफ ऑन, व्हाट सस्टेन्स लाइफ ऑन, देखिए यहाँ पर तीन चीजें दिखाई गई, देखिए 3 से 5 चीजें हैं, आप ध्यान से देखिए अलग अलग साइकिल दिखाए गए हैं। कार्बन साइकिल, ये आपका कार्बन साइकिल है। फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल आपका ये है, ये नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, और फिर आपका है ये ऑक्सीजन। ये सभी साइकिल्स का किस तरीके से ह्यूमन के ऊपर इम्पैक्ट होता है इसको हमें देखना है। बहुत इजी डायग्राम है। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि सोलर एनर्जी द साइक्लिंग ऑफ द मैटर एंड ग्रेविटी सस्टेन द अर्थ लाइफ। देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी हुई है कि सोलर एनर्जी जो होता है वो साइक्लिंग को क्या करता है, मैटर को क्या करता है, साइक्लिंग करता है, ठीक है। और ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी अपनी तरफ चीजों को खींच करके क्या करेगी, अर्थ की लाइफ को मेंटेन करेगी। तो अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे कार्बन साइकिल चल रही, मोटी मोटी बात है। यहाँ पर देखिए ये आपका बायोस्फीयर है ना, ये बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर में आप देख रहे हैं कि आपका ये जो सन है ये चमक रहा है बहुत तेजी से, और ये सोलर रेडिएशन नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये सोलर रेडिएशन नीचे की तरफ आ रहे हैं बहुत अच्छे। उसके बाद आप देख रहे हो कि जो जो पर्टिकुलर साइकिल आपकी चल रही है, पर्टिकुलर साइकिल में ये जो आपका कार्बन साइकिल चल रहा है, ये फास्फोरस साइकिल चल रहा है, ये नाइट्रोजन साइकिल चल रहा है, ये वाटर साइकिल चल रहा है, ये और उसके बाद ऑक्सीजन साइकिल चल रहा है, ठीक है। तो इससे जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो हीट जो है इन्वायरमेंट के थ्रू इन्वायरमेंट में पहुंच रही है, मतलब हीट जो निकलेगी वो इन्वायरमेंट में पहुंच रही है। और साथ ही साथ इस साइक्लिंग मैटर में जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे हैं वो ग्रेविटी के थ्रू क्या होते हैं, हमारे सॉइल के अंदर पहुंचते हैं। ये बात यहाँ पर देयर आर टू सीक्रेट्स ऑफ द सर्वाइवल, एनर्जी फ्लो एंड द मैटर रिसाइकलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वाइवल के दो इंपॉर्टेंट जो है रूल्स हैं, दो इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स हैं रहते हैं यहाँ पे। पहला तो ये है कि एनर्जी फ्लो, हम जानते हैं 10% लॉ आपने पढ़ा था लिबिक का। उसके बाद आप मैं बताता हूँ मैटर की रिसाइकलिंग करना। ये दो चीजें चलती हैं जिसकी वजह से हमारा जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो मेंटेन, विदाउट दीज टू थिंग्स द सर्वाइवल कैन नॉट बी पॉसिबल। आप देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया यहाँ पर दिया हुआ है, एन इकोसिस्टम सर्वाइव बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी फ्लो एंड द मैटर रिसाइकलिंग, ठीक है बेटे। यहाँ पर देखिए कि ये दिया हुआ है आपका ए बायोटिक केमिकल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन एंड मिनरल, ठीक है। ये एबायोटिक केमिकल्स का देखिए यहाँ पर हीट के फॉर्म में क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाता है हीट के फॉर्म में, ठीक है। और हमारा प्लांट जो है, ये प्लांट इनको ये सारे केमिकल्स को क्या करता है, लेता है और प्रोड्यूसर कहलाता है, क्योंकि ग्रीन है, अपना खाना खुद बनाता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ये प्रोड्यूसर है आपका प्लांट, ठीक है। उसके बाद
इससे हीट एनर्जी कहाँ निकलती है, इन्वायरमेंट में निकलती है। और इस प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, कंज्यूमर्स खाएंगे, जो कि आपके हर्बीवोर होंगे, कार्निवोर होंगे, दोनों ही खाते हैं। ठीक है, इतना चलेगा मामला। यहाँ पर पूरा पूरा जो फूड चेन को इस एक डब्बे के अंदर जो है इम्बेडेड कर दिया गया है। मतलब ये आपका कौन है, ये हर्बीवोर है, और ये जो बैठा हुआ है भाई साहब, ये कौन है, ये आपका कार्नी है। ठीक है, तो ये सब क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन कभी कभी क्या है कि जो प्लांट्स हमारे हैं, जिन प्लांट्स को कोई नहीं खा रहा है, वो क्या, जब अपनी खुद डाई कर गए, डेड हो गए, तो इनको डिकम्पोजर फंजाई और बैक्टीरिया ने क्या किया, इनको डिके कर दिया, इनको जो है डिकम्पोज कर दिया, और उसको जो है किसमें कन्वर्ट कर दिया, उनको ह्यूमस में या फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर दिया। ये इतनी सी बात हम जानते हैं। उसके बाद कंज्यूमर ने एनर्जी लिबरेट की इन्वायरमेंट में, और फिर ये जब ये मर गए, डाई कर गए, तो इसको डिकम्पोजर्स ने क्या किया, मिट्टी में मिला दिया, इनको खत्म कर दिया। उसके बाद ये देखो इनकी हड्डियां बची हुई, ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये इनका स्केलेटन बचा हुआ, ये यहाँ पे देखो, ये इनका स्केलेटन, मर गए, खत्म हो। उसके बाद हीट के फॉर्म में निकल गया, और जब मर गया तो फिर से ये एबायोटिक केमिकल्स में कन्वर्ट हो गए। इनकी बॉडी में क्या था, कार्बन था, इनकी बॉडी में क्या था, नाइट्रोजन था। ठीक है, इनकी बॉडी में ऑक्सीजन भी रहा है। ये सारी चीजें जो है वापस से उसी जगह पर पहुंच गई जिस जगह से शुरू हुई थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर बेटा मैटर की रिसाइकलिंग हुई है। क्या हुई है, मैटर की रिसाइकलिंग हुई। ठीक, तो मैटर की रिसाइकलिंग तो देखिए हमने, साथ ही साथ हमने एनर्जी का फ्लो भी देखा। तो ये दो चीजें हैं जो कि इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर ये दो चीजें कभी नहीं होंगी, जैसे एनर्जी फ्लो हो रहा है, मैटर की रिसाइकलिंग हो रही है, तो कभी भी इकोसिस्टम हमारा सर्वाइव नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो इकोसिस्टम की सर्वाइवल के लिए जरूरी क्या है, आपका एनर्जी का फ्लो होना, मैटर की रिसाइकलिंग करना। ठीक है, चलिए मैटर रिसाइकलिंग इन इकोसिस्टम। देखिए लिखा हुआ है कि न्यूट्रिएंट साइकिल, दैट्स अ ग्लोबल साइक्लिंग कॉल्ड द बायोजियोकेमिकल साइकिल। Biogeochemical cycles are cycling of nutrients from the abiotic reservoirs to the biotic reservoirs। ध्यान से समझना, क्या कहा मैंने कहा कि एबायोटिक रिजर्वायर से बायोटिक रिजर्वायर तक न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग होना। जैसे देखिए यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो, ये एबायोटिक रिजर्वायर है। ठीक है, मतलब ये रिजर्वायर का मतलब क्या हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मिनरल, ये जिस जगह पर पाए जा रहे हैं उसको हम रिजर्वायर कह रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ गर्मियों के सीजन में जैसे आलू नहीं होती है, ठीक है, तो हम उसको कहाँ रखते हैं, आलू के गोदाम में रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज पर रखते हैं। ठीक है, वो जो कोल्ड स्टोरेज है हमारा, वो क्या है, एक रिजर्वायर। तो उस रिजर्वायर से निकल करके कहाँ पर आना, बायोटिक रिजर्वायर के पास आना, यानी कि प्रोड्यूसर्स के पास आना, यानी हमारे, जैसे हम लोग कंज्यूमर है, हम लोग किसके ऊपर डिपेंड है बेटा, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, तो वहां तक आना। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं ये साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पर देखिए, ये जो एबायोटिक केमिकल्स हमारे हैं, जैसे आप देख रहे हो इधर आपका है कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और मिनरल। ठीक है, ये सब अपने अपने एबायोटिक इन्वायरमेंट में है कि नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कहाँ पर मौजूद है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। ऑक्सीजन कहाँ मौजूद है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। नाइट्रोजन कहाँ पर मौजूद है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। मिनरल्स कहाँ मौजूद है, ये हमारे सॉइल में मौजूद है। तो ये सब एबायोटिक रिजर्वायर है, जैसे हमारा हो गया इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर हो गया वो, और हमारा सॉइल हो गया, ये हमारे रिजर्वायर। और इन रिजर्वायर से, यानी कि ये जो एबायोटिक केमिकल्स हैं, इनका हमारे प्रोड्यूसर यानी कि बायोटिक कम्युनिटी में पहुंचना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बात की गई है कि न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट दैट एंड कंपाउंड दैट ऑर्गेनिजम्स नीड टू लाइव, जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, और साथ ही साथ रिप्रोड्यूस होने के लिए। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स मूव ऑल न्यूट्रिएंट्स थ्रू द एयर, वाटर, सॉयल, रॉक एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये कहने की बात नहीं, ये हम जानते हैं। जब से धरती बनी है तब से लेकर के बिलियंस ऑफ बिलियन ईयर्स हो गया, मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर्स हो गया, जो भी है,
हम जानते हैं कि ये जो साइकिलिंग हो रही है, ये न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है बेटा, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना होता है, ये साइकिल के थ्रू ही पॉसिबल। सिंपल सी बात है, हम पेड़ के ऊपर जो है डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट जो है हमारे किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, हम भी सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है इनडायरेक्टली, बट वी कैन नॉट मेक दियर ओन फूड। ठीक है, सब सब के सब सेनेसेंस के बाद, डिके होने के बाद कहाँ पर चले जाते हैं बेटा, हमको हमारे जो डिकम्पोजर्स हैं सब जाते हैं, ये सभी चीजें हम जानते हैं। ठीक, आगे हम कह रहे हैं कि मैटर साइक्लिंग इकोसिस्टम, न्यूट्रिएंट साइकिल में जो ग्लोबल रिसाइकलिंग हो रही है, अभी कल की न्यूज है कि एक बहुत बड़ा हिमखंड जो है, बहुत बड़ा ग्लेशियर जो है, वो टूट गया है और टूट करके समंदर में तैर रहा है। उसकी लंबाई बहुत ज्यादा, कई कई किलोमीटर तक की लंबाई उसकी है। तो ये जो हो रहा है ना, तो यहाँ पर ग्लोबल रिसाइकलिंग वर्ड है, इसलिए मुझे ग्लोबल वार्मिंग याद आ गई। देख रहे हो यहाँ पे कह रहे हैं हम कि ए बायोटिक नॉन लिविंग साइकिल्स, जैसे जो नॉन लिविंग साइकिल्स चल रही है, लाइक रॉक साइकिल, वाटर साइकिल, अदर के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होता है हमारा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व साइकिल्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन एंड अदर्स। ठीक है, वर्ष मेरी आवाज आ रही बेटे? हेलो? यस सर, आ रही है। अरे इतना है। यस सर, आ रही है। आगे बेटा रिप्लाई करो मैं। चलो, कह रहे हैं व्हाट सब्सटेंस लाइफ ऑन अर्थ, व्हाट सब्सटेंस लाइफ ऑन अर्थ, यहाँ पर भी थोड़ा सा ये ब्लर सा है, बट आप समझ लेंगे आसानी से। ये देखिए, ये चल रहा है जियो केमिकल साइकिल, जहाँ से देखें इसको, ये वाले। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, कहाँ पर मौजूद है, रिजर्वायर्स। हेलो बेटा, आवाज आ रही सही से? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलिए, मैंने कहा व्हाट सब्सटेंस लाइफ ऑन अर्थ, कह लीजिए। आपने देखे ये जो न्यूट्रिएंट्स हमारे हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स के रिजर्वायर्स हैं, कहाँ पर मौजूद है, हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद। ठीक है, तो इसके कुछ फ्रैक्शंस क्या है बेटा, फ्रैक्शंस अवेलेबल टू द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को गए इसकी फ्रैक्शंस ऑफ एनर्जी, इसके पास गए फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास, प्रोड्यूसर्स के बाद हम जानते हैं कंज्यूमर्स हैं, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स हैं, पैरासाइट, इन सब के पास गए।
सब के सब क्या हुए, बाद में डिकम्पोज हो गए। डेट्राइटिवोर्स की वजह से डेट्राइटस में कन्वर्ट हो गए, डिकम्पोजर्स की वजह से डिकम्पोज हो गए। साथ ही साथ प्राइमरी प्रोड्यूसर भी डिकम्पोज होंगे, क्योंकि इनकी भी नेचुरल डेथ हो सकती है, होती भी है। फिर वापस से ये कहाँ गए, वापस से ये फ्रैक्शन अवेलेबल टू इकोसिस्टम, और ये वापस इस साइकिल के अंदर चले, और इस तरीके से ये फिर से जो है अपने वापस से रिजर्वायर में पहुंच। दिस इज सस्टेन्स द लाइफ। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वाटर साइकिल। क्या होता है हमारा वाटर? देखिए, पहली चीज तो ये देखिए को वाटर। अब ये जो वाटर शब्द आया यहाँ पर, हमारे पास जो वाटर है वो कैसा है बेटा? एक्वेटिक वाटर है, सॉरी फ्रेश वाटर है। हमारे पास दो वाटर है, दो वाटर बॉडीज है। हमारे पास एक क्या है बेटा? फ्रेश वाटर है। और दूसरा क्या है हमारा, बताइए? दूसरा है हमारा सी वाटर है या सॉल्ट वाटर। दूसरा हमारा सॉल्ट वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, there are strong forces of attraction between the molecules of the water. Can you tell me which type of force are present between the water molecule? केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स आप सब ने बताया हमें जरा सा, बोलेगा कोई? सर एडेसिव होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड वाला। अच्छा, हम कहते हैं एक वाटर का मॉलिक्यूल है और दो वाटर का मॉलिक्यूल, के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा? जाओ पढ़ के आना। देखिए यहाँ पे है बेटा कि देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर, and you know water exists as a liquid over a wide temperature range. बड़े मतलब जब टेम्परेचर रेंज क्या होता है, ज्यादा होता है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब भी ज्यादा है, 50 का मतलब भी ज्यादा है। नेचुरली बात करें तो जब 0 से नीचे आते हैं तब वो टेम्परेचर माइनस होना शुरू होता है, ठीक है। और तो और उसी टेम्परेचर पर हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो फ्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये जो लिक्विड वाटर है चेंजेस द टेम्परेचर वेरी स्मूथली, एंड इट टेक्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर वाटर टू इवेपोरेट। यानी कि इसको इवेपोरेट होने के लिए बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ वाटर जो है टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप देखिए, घर में जाइए, आज आप बर्तन में जो है पानी लेकर के उबालिएगा, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पर तो वो इवेपोरेट होगा ही नहीं, जब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या उससे अबव नहीं पहुंचेगा, तब आपका पानी क्या होता है बेटा? इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब इसके इवेपोरेशन के लिए बहुत ही ह्यूज जो है रेंज ऑफ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड हेयर लिक्विड वाटर कैन डिजोल्व अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स इंक्लूडिंग रॉक। सही बात है कि जो लिक्विड वाटर होता है उसके अंदर रॉक्स वगैरह भी क्या हो जाते हैं बेटा? डिजोल्व हो जाते हैं। और वाटर एक्सपेंड व्हेन इट फ्री। अब देख लीजिए यहाँ पर, ये बहुत जबरदस्त बात है। कहानी आप देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके से जो है काम चल रहा है। प्रेसिपिटेशन टू दी लैंड, ठीक है। उसके बाद ये नदियाँ निकली हैं, नदियाँ निकली ये समंदर में आई हैं। यहाँ से ये नदियाँ निकली ये समंदर में आई हैं। ये पानी जब गिरा है तो पहाड़ों से गिर गिर के यहाँ पर आया है। इस वक्त आपको वाटर इकोसिस्टम समझना है तो किसी बड़े तालाब किनारे जाइए, ठीक है। थोड़ा सा नदियों की तरफ जाइए। इस वक्त नदियां जितनी हैं, जितने तालाब हैं, लगभग लगभग सूखे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इस वक्त हमारे अर्थ का बहुत ज्यादा है, गर्मी का सीजन चल रहा है। और इस गर्मी की वजह से जो हमारा पानी है वो इवेपोरेट होकर के आसमान में चला जाता है। जब इवेपोरेट होकर के आसमान में चला जाता है, देखिए यहाँ पर ये इवेपोरेशन यहाँ पर हो रहा है, ये यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है, ये यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो रहा है। दो चीजें हो रही है। प्रेसिपिटेशन का मतलब जब चीजें नीचे की तरफ आना, इवेपोरेशन का मतलब होता है भाप बन के ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। और जो हमारे प्लांट्स वगैरह हैं, प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा? ट्रांसपिरेशन होता है। ये सारी चीजें हम जानते हैं। तो यहाँ पर इवेपोरेशन, ध्यान से देखिए उधर, यहाँ से इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के बाद क्या हुआ? कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन के हुए बाद बादल बने, पानी वाले बादल बने। पानी वाले बादल क्या हुए? बदल
क्या हुआ, गिर गए पानी में, उन्होंने इतना सारा पानी गिरा दिया, तो ये प्रेसिपिटेशन हुआ, और उसके बाद पहाड़ों से पानी इकट्ठे होकर के कहाँ पर आ गए, इधर झील में इकट्ठा हो गए, झील से फिर से इवेपोरेशन शुरू होगा, और उसके बाद आप जानते हैं जो सरफेस रन ऑफ होता है, जो रैपिड होता है, बहुत तेजी से होता है, जैसे झरने वगैरह आपने देखते होंगे बड़ी तेजी से गिरते हैं, वो सब क्या है, आपका सरफेस रन ऑफ में आता है, जो रैपिड होता है, बहुत तेज होता है। अब ये पानी नीचे की तरफ से आया और फिर से यहाँ पर इकट्ठा हुआ ओशन में, और फिर से प्रेसिपिटेशन हो गया। और तो और जो इनफिल्ट्रेशन और परलोकेशन होता है, परकुलेशन होता है, परकुलेशन का मतलब होता है, इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है सॉइल के अंदर जो पानी हमारा जाता है, तो ये पानी धीरे 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 इस तरीके से पूरे सॉइल में, पूरे ग्राउंड वाटर में क्या होता है बेटा, ये मूव करता है। तो दिस इज अबाउट द वाटर साइकिल। ठीक है, इफेक्ट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन वाटर साइकिल। भाई ह्यूमन एक्टिविटी कोई अच्छा एक्टिविटी तो करेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात, गंदी एक्टिविटी करेगा। वी अल्टर द वाटर साइकिल बाय, हम अल्टर ही करते हैं, कोई चीज को प्रमोट नहीं करेंगे, खराब ही करेंगे, अच्छी चीज तो कभी कर ही नहीं सकते, बिकॉज वी आर ह्यूमन। ठीक है, वी अल्टर द वाटर साइकिल बाय द विथड्रॉइंग लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम द ग्राउंड कॉजिंग सॉल्ट वाटर टू कंटेमिनेट द रिजर्वॉयर। क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक समरसेबल लगा करके रखे हुए हैं, और रोज सुबह उठते हैं और अपनी कार को धुलते हैं, कार के साथ साथ सड़क धुलते हैं, बेवजह का पानी गिराते हैं। ठीक है, जैसे आज हम ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं ना, झूले में पैसा लेके खड़े कि ऑक्सीजन मिल जाए, नहीं मिली, एक टाइम आएगा जब हमें पानी भी नहीं नसीब होगा, और हम पानी के लिए दर दर भटकेंगे, मरेंगे, और उस वक्त हमें याद आएगा कि भाई हम जो है पानी से अपने सड़क धुला करते हैं, सड़क घर के सामने का वो हिस्सा 14 फीट से धुलते थे, ताकि उसी 14 फीट से आपके घर में कचरा आता है, पता है, दिमाग दिमाग में कितना गोबर भरा हुआ है हमारे, समझो। वो जो 14, जो हमारा गेट है 10 फीट का, 10 फीट के अलावा जो 14 फीट की जगह है सड़क से, हम उसी को धुलते हैं, सारा धूल, सारा कचरा, सारा बैक्टीरिया, सारा कोरोना उसी 14 फीट के एरिया से हमारे घर में आया है। और उस 14 फीट के एरिया को धुलने के लिए हम जो है कई 100 लीटर पानी खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पाइप चालू है, पानी की गिनती तो है नहीं, क्योंकि खाली बिजली का बिल देना है, पानी का बिल अगर देना हो ना जिस दिन हमें, जैसे दिल्ली वगैरह में दिया जाता है, उस दिन हम सड़क धुलना बंद कर देंगे। बताइए साहब, सड़क धुल रहे हैं, कार कार के ऊपर जो है हम लोग लाखों लीटर पानी खर्चा कर देते हैं, धुल धुल के धुल धुल। अफसोस, क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें फजूल का दिखाना होता है कि हाँ हम सुपीरियर हैं, वी आर नॉट सुपीरियर, क्योंकि हम लोगों ने पूरे नेचर को बर्बाद कर रखा है, इसलिए हम सुपीरियर कैसे हो सकते हैं। और एक इंसान देखो, इसको इसको आपने देखा होगा, ये भी अपनी जगह पर बैठता है ना, उसको साफ करके बैठता है अपनी पूंछ से। और हमने क्या कर दिया अपने अर्थ के साथ, बताओ, अपनी अर्थ के साथ हमने क्या कर दिया, खुद के ऊपर हमें शर्म आती है। वी अल्टर द वाटर साइकिल बाय द withdrawing large amount of fresh water from the ground causing the salt water to contaminate the reservoir. दूसरा क्या होता है, withdrawing large amount from the rivers and the stream changes flow of the nutrient. जब हम नदियों से खूब ढेर सारा पानी निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है, स्ट्रीम जो झरने हैं उनसे हम वो जो है पानी को रिमूव करना शुरू कर देंगे, तो जो साइकिल चल रही है, जो न्यूट्रिएंट साइकिल चल रही है, ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगी, वो अफेक्टेड होगी। एंड क्लियरिंग वेजिटेशन कॉजेज द इरोडिंग सॉइल दैट क्लॉग्स द स्ट्रीम। और जो वेजिटेशन हैं हमारे, यानी कि जो वहां पर पेड़ पौधे पहाड़ों पर है, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, छोटे छोटे जो श्रब्स हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, दिन पे दिन काटते हुए चले जा रहे हैं, उनको इतना काट रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट साइकिल हमारी चल रही है वो बहुत तेजी से अफेक्ट हो जा रही है। और दूसरा, जो सॉइल इरोजन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब आप बताइए हमें एक बात, कि जैसे हम ये पहाड़ पर हैं, ध्यान देना, हम कहाँ पर हैं बेटे, हम एक पहाड़ पर हैं, ठीक है, ये हमारा पहाड़ी एरिया है, ये हमारा पहाड़ी एरिया है, और पहाड़ी एरिया का ये हमारा स्लोप, ये हमारा स्लोप, ये हमारा स्लोप। कभी आपने सोचा है कि यहाँ पर जो मौजूद हमारे पेड़ होते हैं, ग्रीनरी होती है, ये हमारे जो पेड़ होते हैं, ये बड़े बड़े से, ठीक है, ये हमारे जो पेड़ हैं यहाँ पर, ये इनका काम क्या होता है भाई, इसका काम फोटोसिंथेसिस करना तो होता ही है, ठीक है, लेकिन साथ साथ एक बात और बता दें, ये जो छोटे छोटे बड़े बड़े जो पौधे होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, इनकी जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को पकड़े हुए रखने का काम करती हैं। ये पूरी की पूरी जो सॉइल को क्या करती है बेटा, पकड़े हुए रहती हैं। तो आप देखिए, पहाड़ी एरियाज में उन्हीं वही पहाड़ की जो सॉइल होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, वो तेजी से निकल करके जमीन पर आते हैं, यानी कि भूस्खलन जिसको बोलते हैं हिंदी में,
यानी कि जो चट्टानें खिसकती हैं पहाड़ से, उन्हीं पहाड़ों की चट्टानें ज्यादा खिसकती हैं जहां पर थोड़ा पेड़ पौधे जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं, इनकी जो जड़ें हैं, ये क्या करती हैं, पूरे के पूरे सॉइल को आपस में से बांधे रखने का काम करती हैं। तो कितनी भी तेजी से पानी गिरे, रन ऑफ वाटर हो, कितना भी तेजी से रन ऑफ वाटर हो, ये जो है यहाँ की मिट्टी बहुत ही लिटिल अमाउंट में इरोड हो पाती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में इरोड नहीं हो पाती। लेकिन अगर हमने वेजिटेशन काट दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि हम कर रहे हैं, ठीक है। आज से हम 10 साल पहले जब मुंबई गए थे, तो 10 साल पहले मुंबई में हमने देखा था ये खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन अब जो उसके बाद हम जब गए 3-4 साल के बाद, पता ये चला यहाँ पर पेड़ पौधे हो गए हैं खत्म। अब यहाँ पर छोटी छोटी झुग्गियां झोपड़ियां सब बन करके बनी हुई है। इसको किसने बनवाया? किसी आम पब्लिक के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि पहाड़ों को काट के, पहाड़ों को बराबर करके या पहाड़ों पर अपना बनाए। उसके लिए यहाँ पर होती है इन्वॉल्वमेंट हमारी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने परमिशन दी, गवर्नमेंट ने पैसा लिया, इसको परमिशन दी और ये बना करके रह रहे हैं। अब आप बताइए कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो हमारे जानवर रहते थे, वहां पर इंसानों ने ले लिए थे अपने। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट साइकिल यहाँ पर चल रही थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि पेड़ पौधों को हमने काट करके वहां पर अपना घर बना लिया। ये सब वजह हैं जो हमारी पृथ्वी नष्ट होती जा रही है। और फिर हम क्या कहते हैं, ईश्वर हमसे नाराज है। अरे ईश्वर नाराज नहीं, नाराज जो है हमने खुद किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आगे हम कह रहे हैं बेटा, polluting surface and underground water, all of these contribute to climatic changes। आज हमारी गंगा नदी बह रही है देश। आपको मैं बता दूं, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, और चूंकि कल ही हमने गंगा दर्शन किया है, ठीक है। तो ये गंगा बह रही है। आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई रिवर बह रही होती है, तो उसके यहाँ तक का एरिया जो है, ये करीब करीब, ये जो किनारे से 10-20-50 मीटर का जो एरिया होता है, ये पर्टिकुलर एरिया, ये जो ये एरिया दिख रहा है, ये और ये एरिया का जो बीओडी लेवल होता है बहुत ज्यादा होता है। इस एरिया का जो बीओडी लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। बीओडी लेवल का मतलब क्या होता है बताओ? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ का वाटर जो है वो बेटा हाईली पोल्यूटेड है। क्या कहते हैं, ये हमारा हाईली पोल्यूटेड है। यहाँ का वाटर हमारा हाईली पोल्यूटेड है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हम बीच के एरिया में आते हैं, जहाँ पर नदी एकदम अपनी धारा प्रवाह के साथ बह रही होती है, यहाँ का बीओडी लेवल जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू किनारे के, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका जो पानी है ये थोड़ा सा साफ होता है ज्यादा। यहाँ का पानी गंदा होता है, यहाँ का पानी बहुत गंदा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि कानपुर का सारा गंदा पानी, इलाहाबाद का सारा गंदा पानी, पटना का सारा गंदा पानी, ठीक है, ये गंगा में ही विदाउट ट्रीटमेंट, बात को ध्यान देना, विदाउट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मैंने पढ़ाया था आपको कि आपका होता है एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है ना। तो एसटीपी करने के बाद अगर हम पानी को, उस कचरे को अगर हम नदी में डालते हैं, तो पर्टिकुलर उस कचरे का जो बीओडी लेवल है वो थोड़ा सा कम रहता है, वो कम पोल्यूटेड रहता है, बहुत ही कम पोल्यूटेड रहता है। जिसकी वजह से ये पानी जा करके, सीवेज वाला जो पानी जा करके हमारी नदी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खतरा हमें महसूस नहीं होता हमारी पानी के। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, घर का जितना भी कचरा है, फैक्ट्रीज का जितना भी कचरा है, ठीक है, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनका जितना कचरा है, सब पानी में, और उसके अंदर मालूम इतने इतने टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, वो सब के सब जो है आकर के इस पानी के अंदर इकट्ठा हो जाती है। जिसकी वजह से ये पानी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है, और पॉल्यूशन का मतलब होता है टॉक्सिक हो जाता है। अब ये टॉक्सिक वाटर क्या करेगा कि इस पर्टिकुलर नदी के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करना शुरू कर देगा। जब किल करना शुरू कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा वाटर इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, और दूसरा जो हमारा वाटर साइकिल है वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी। अब आपको मैंने बताया कि एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट फ्लो, ये दो की कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए। अब बताइए, इनमें से कोई भी एक अगर डिस्टर्ब हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप सब आगरा में रहते हो, ठीक है, मैं भी आगरा में रहता था कुछ दिन पहले तक। तो आगरे का जितना गंदा पानी है, जितना भी गंदा पानी है, आप देखिए सबका सब जो है यमुना नदी में जो है इसको गिराया जाता है, और विदाउट ट्रीटमेंट।
आप जाकर देखिए आगरे का जो किला है, आगरे के किले के बगल में इतना बड़ा नाला है, इतना बड़ा नाला, उसके अंदर से पानी इतनी तेजी से बहता है, ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ी से झरना गिर रहा हो। इतनी तेजी से पानी वहां पे गिरता है, और वो सारा पानी कहाँ जा रहा है? यमुना नदी में जा रहा है। और आप यमुना नदी के किनारे आगरा में, मैं बता रहा हूँ, खड़े होंगे तो आपको वहां से पानी की महक नहीं आएगी, बल्कि उस यमुना नदी के पानी से नाले की महक आएगी। किसने किया ये बताइए? ये हमने किया। ये किसने किया? हमने किया। और हमारा लेवल यही अब तक यही है कि गीला कचरा कैसे डालना है, सूखा कचरा कहाँ डालना है। अभी हमको नीले डब्बे और जो है ग्रीन डब्बे, ग्रीन जो है डस्टबिन के बारे में ही नहीं पता है। बहुत सारी चीजें हैं, टेंशन होती है। देखिए, ये है आपका क्या, कार्बन साइकिल। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा? कार्बन साइकिल की बात करें। वाटर साइकिल आपने देख लिया, कोई दिक्कत इसमें वाटर साइकिल में? कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं वाटर साइकिल के बारे में। ठीक है, तो अगर आप देखिए कि जो आपका 100% इवेपोरेशन होता है, पानी का जो इवेपोरेशन होता है 100%, उस 100% इवेपोरेशन में हम जानते हैं कि भाई ओशन का एरिया ज्यादा है। ओशन का एरिया ज्यादा है, इसलिए ओशन से ज्यादा इवेपोरेशन होगा। और लैंड एरिया में जो पानी है उनका जो है अमाउंट कम है, इसलिए वहां से इवेपोरेशन कम होगा। तो एस्टिमेटेड है कि 84% इवेपोरेशन जो होता है वो ओशन वाटर से होता है, और जो 16% रिमेनिंग बचता है ये आपका लैंड वाटर से होता है। ठीक है, जमीन पर पाए जाने वाले जो पानी है, यानी कि जो आपका फ्रेश वाटर है, यहाँ से इनका इवेपोरेशन होता है। ठीक है, अच्छा तो अब आप एक सवाल पूछेंगे, सर ये बताइए जो इवेपोरेशन वाटर है, इवेपोरेटेड वाटर है जो आसमान में पहुंचता है, तो ये कितने दिनों तक आसमान में रहता है? तो इसका बड़ा आंसर से जवाब, आसान सा जवाब है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एवरेज रेजिडेंस टाइम ऑफ वाटर इन द एयर, इन द एयर अबाउट 10 days, अबाउट 10 days। ठीक है, चलिए ये सिंपल सी बात है। अगर हम टोटल वाटर यूज देखेंगे, टोटल वाटर यूज अगर देखेंगे, तो मैं बता दूं कि 70% ऑफ टोटल वाटर यूज, टोटल वाटर यूज इज अकाउंटेड बाय एग्रीकल्चर, अकाउंटेड बाय एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद जो 1.1% होता है वो कौन यूज करता है बेटा? हमारे डोमेस्टिक, हमारे घर के काम में आते हैं, म्यूनिसिपल सप्लाईज में होते हैं, और बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो इंडस्ट्रीज वगैरह उसको यूज करती हैं। बाकी तो आप जानते हैं कि जो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स मौजूद हैं, यानी कि बड़े बड़े जंगल वगैरह, सब वहां पर यूज हो जाता है 100%। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं बेटा कार्बन साइकिल। ठीक है, किसकी? कार्बन साइकिल की बात करेंगे। आप देखिए कार्बन साइकिल क्या है। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइकिल ऑन द अर्थ। इसको इतना कॉम्प्लेक्स समझने की जरूरत नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, क्योंकि बस इतना तो जानिए कि चाहे वो ग्रीन प्लांट हो और चाहे हम, सबके अंदर कार्बन है। क्या है? सबके अंदर कार्बन। पानी है तो पानी के अंदर वाटर है,
सॉरी सॉरी, पानी के अंदर वाटर कह रहा हूँ मैं। पानी के अंदर आप जानते हैं हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजोल्व होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि ये इंडस्ट्रीज आप देख रहे हो, ये इंडस्ट्रीज आप देख रहे हो, समझना बेटा, ध्यान देना इधर। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज आप ध्यान दीजिए, ये है आपका इंडस्ट्री एंड होम कंबशन ऑफ द फ्यूल। सिर्फ इंडस्ट्री और होम की बात नहीं है यहाँ पे, जो व्हीकल्स हम चलाते हैं, मोटरसाइकिल्स हम चलाते हैं, ठीक है, इन सब से क्या होता है बेटा, कंबशन ऑफ फ्यूल होता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होती है बेटा, बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ती है। हम जानते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड हर तरीके से बढ़ती है, इसका काम ही है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। और हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ेगी तो हमारा जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा। और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, टेम्परेचर है, और आपकी बॉडी का पीएच, ये सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। CO2 लेवल बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा CO2 लेवल बढ़ेगा तो पीएच हमारा क्या होगा बेटा, कम होगा। जब पीएच कम होगा तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारा सांस लेने की जो दर है, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट ना हो करके वो आपका राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। याद आया कुछ सिग्मॉइड कर्व? तो अब यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिफ्यूजन के थ्रू भी क्या होता है, बढ़ता है, घटता है। ये पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है, उधर आपका रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, एनिमल्स के रेस्पिरेशन से, प्लांट्स के रेस्पिरेशन से CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ा। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हुआ फोटोसिंथेसिस में, प्लांट्स ने किया। ठीक है, प्लांट्स को यहाँ पर क्या किया, इंडस्ट्री और होम में क्या किया, यूज किया गया। और उसके बाद जब ये प्लांट्स और एनिमल्स डेथ हो गए, इसका डिके हो गया, तो फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में यानी कि गैस, कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में हमने घर में यूज किया। अब उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसके अंदर जो प्लांट्स हैं उन्होंने क्या किया, उसको यूज किया। और इन प्लांट्स और एल्गी को ऊपर किसने जो है फीड किया, एनिमल्स ने फीड किया। और ये एनिमल्स क्या कर रहा है, या तो मर जाएगा, दूसरा यही एनिमल क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जो सेडिमेंट्स होते हैं नीचे की तरफ जो तलहटी में बैठ जाते हैं, वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में क्या हो जाते हैं बेटे, नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। तो कार्बन का इस्तेमाल, कार्बन का यूज हर जगह एक एक जो है कॉर्नर पर हो रहा है, एक एक जगह पर हो रहा है। ठीक है, और हमें ये पता है कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटे, वो कितना अमाउंट में हमारे पास मौजूद है, बताइए। पॉइंट लिखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कि कार्बन कॉन्स्टिट्यूट्स, कार्बन कॉन्स्टिट्यूट्स 49%, 49% of dry weight of organism. ठीक है, and the next point is 71% of carbon is found in dissolved in ocean.
क्वेश्चन के अंदर डिजॉल्व, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, एनुअली कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कितना होता है वेजिटेशन के दौरान, ठीक है। तो इस पे एस्टिमेट किया गया 4 × 10⁻13 किलोग्राम। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है, इकट्ठा थोड़ी एक एक पेड़ हम गिनेंगे, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका, देखो इधर ये परसेंटेज दिया हुआ है, तो इनके परसेंटेज के ऊपर हमें सवाल नहीं उठाने हैं, ना इनके बारे में हमें बहुत ज्यादा पढ़ना, बस इतना पढ़ना है किस तरीके से हमारा चल रहा है कार्बन। यहाँ पर कहा गया कि बेटा कार्बन साइकिल जस्ट लाइक अदर न्यूट्रिएंट साइकिल फ्रॉम वन रिजर्वायर टू अनदर थ्रू द मेनी years. एग्जाम्पल जैसे है कार्बन एंटर्स plant as a CO2 which is incorporated into the organic molecules by a process called the photosynthesis. And when organism respires, a portion of this carbon is returned to the atmosphere as carbon dioxide. हम सब जानते हैं ये सारा काम हमारे साथ होता है, और किसी को थोड़ा सा जो है लैंग्वेज के फॉर्म में डाल देते हैं तो ये सब्जेक्ट है। कार्बन रिजर्वायर pools where carbon is stored. कार्बन कहाँ कहाँ स्टोर होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स, कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, जैसे लाइमस्टोन में चूना पत्थर जिसके होता है, चूना पत्थर में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही तो होता है, ठीक है। उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड इन ओशन एंड वाटर बॉडी, कैल्शियम कार्बोनेट इन द शेल्स ऑफ द मरीन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर ये स्टोर है। इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द कार्बन साइकिल, इसको बताने की जरूरत ही नहीं। ये देखो इंडस्ट्री लगी हुई है, ये हर साल नई गाड़ियां निकल करके आ रही हैं। 1850 में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए ये क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल कितना है बेटा, बिलियन मीट्रिक टन ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट, बिलियन मीट्रिक टन। आप देख रहे हो 0 है, इधर 14 है, लेवल देख रहे हो कितना ज्यादा है। 1850 से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, और ये सन 1990 में बढ़ा, फिर ये क्रांति आई यहाँ पर बहुत ज्यादा, और फिर देख रहे हो ये लेवल कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और ये अभी हम सन 2000 की बातें यहाँ पर है, अभी 2030 तक ये लेवल पहुंच जाएगा यहाँ पर। ये लो प्रोजेक्शन माना जा रहा है यहाँ पर, लेकिन हाई प्रोजेक्शन माना जा रहा है यहाँ पर। आपको मैं सच बता दूं कि इस वक्त हम लोगों को सांस लेने में इतनी दिक्कत आएगी, इतनी दिक्कत आएगी, और हम आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ नहीं देखे जा रहे बिल्कुल, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने घर को बर्बाद करके जा रहे हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। हमारे बच्चे जब होंगे तो गालियां देंगे हम लोगों को, कैसे लोग थे हमारे पूर्वज, उन्होंने हमारी अर्थ को इतना ज्यादा बर्बाद कर दिया। क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है बेटा वो नेचर लविंग होगी। क्यों नेचर लविंग होगी पता दें आपको, क्योंकि एक नियम चलता है, दैट इज अ स्कार्सिटी लॉ। आपको बताया मैंने, नेचर के अंदर जिस चीज की कमी होती है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, प्लांट की कमी रहेगी तो प्लांट की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक। तो लोग क्या होंगे, आने वाला जो टाइम है, जो हमारा भी जनरेशन चल रहा है, अब थोड़ा सा अवेयर हुए हैं, क्योंकि हम लोगों का काफी टाइम गुजर चुका है इस अर्थ पे। अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि अवेयरनेस हमारी बढ़ रही है। लेकिन आप देखिए, आपकी ऑफिस है, घर से आपकी ऑफिस है 2 किलोमीटर, इस 2 किलोमीटर के लिए ना तो हम पैदल चल सकते हैं और ना हम साइकिल से आ सकते हैं, हमको चाहिए कार। स्टेटस मेंटेन करना है ना, बिकॉज वी आर इंडियन एज वेल एज वी आर मिडिल क्लास फैमिली, हमें मेंटेन करना है अपना स्टेटस। यहाँ से 1 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कार चाहिए, कार नहीं है तो हमें बाइक चाहिए। अब ये बताइए, बाइक में भी तो फ्यूल लगेगा, कार में भी तो फ्यूल लगेगा, क्या हम 2 किलोमीटर के लिए साइकिल से या पैदल नहीं आ सकते? अगर हम आ जाएं तो हमारी बॉडी फिटनेस भी ठीक है, हमारा वर्कआउट भी हो जाए, और दूसरी तरफ हमारा ये जो ग्राफ कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ जा रहा, हो सकता है इस ग्राफ को कम करने में इंडिविजुअल का हाथ हो, और बिल्कुल सी बात है इंडिविजुअल का ही हाथ होगा। हर आदमी अगर अपने आप में ये सोच ले कि आज से हमें फ्यूल कंजप्शन कम करना है, हमें क्या करना है, साइकिल का इस्तेमाल ज्यादा करना है,
हमें मतलब पैदल इस्तेमाल ज्यादा करना छोटे मोटे काम के लिए, तो क्या होगा कि आप देखिए CO2 का लेवल बहुत तेजी से डिक्लाइन किया गया। अभी 3 दिन पहले की न्यूज है सहारनपुर से। सहारनपुर का नाम आपने सुना? सहारनपुर से आपका हिमालय दिख रहा है। अब आप सोचो सहारनपुर कहाँ है, हिमालय कहाँ है? सहारनपुर से क्या दिख रहा है? हिमालय दिख रहा है नेकेड आई। क्यों ऐसा संभव हो पाया? क्योंकि जितने भी क्लाउड्स थे, पोल्यूटेड क्लाउड्स थे इन्वायरमेंट के अंदर, वो सब साफ हो गए इस कोरोना की वजह से, क्योंकि गाड़ियां चलना कम हुई हैं, बंद हुई हैं, लोग नहीं निकल रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज कम हुई। आप देखिए ह्यूमन एक्टिविटी कम हुई, नेचर ने अपने आप को फ्लरिश करना शुरू कर दिया। सिंपल सी बात समझ में आ गई कि अगर इस अर्थ पर ह्यूमंस नहीं रहेंगे तो अर्थ अपने आप को इतनी तेजी से फ्लरिश करेगी जितना कि उसने पिछले 200 साल 500 साल यानी कि कई लाख साल से नहीं किया है अपने आप को। तो हम ह्यूमंस को समझना होगा कि अगर हमें इस अर्थ पर रहना है, इस अर्थ पर रहना है, तो हमें नेचर के अकॉर्डिंगली चलना होगा। सरकार को बैन करना चाहिए कि एक घर में एक कार के अलावा कोई दूसरी कार नहीं होनी चाहिए, एक घर में एक बाइक या 2 बाइक के अलावा घर में नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं, आज आप जाइए स्टेटस मेंटेन करने के लिए, जितने भी धनाढ़ फैमिली है, अच्छी पैसे वाली फैमिली है, उसके एक घर में 5-5 कार है। बाप की कार अलग है, माँ की कार अलग है, बेटे की कार अलग है, ठीक है, बिटिया की कार अलग है। अगर 4 बेटे हैं तो चारों की अलग अलग कार है। बेटी को दहेज दे रहे हैं तो कार भी दे रहे हैं, रॉयल एनफील्ड भी दे रहे हैं। समझ रहे हो? तो हम खुद नेचर को बर्बाद करने के लिए ऊपर तुले हुए हैं, नेचर को फ्लरिश नहीं कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हो एस्टिमेटेड बेटा, अगर नहीं सुधरे, हम सच बता रहे हैं, अगर हम नहीं सुधरे अभी भी, 2021 चल रहा है, 9 साल के अंदर ये हाल होगा कि हम लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर सर पर लेकर के चलना होगा। और आज आप देखिए दिल्ली की हालत, ये दिल्ली में इतना पोल्यूशन है। 2016 में मैं पहली बार दिल्ली गया, सॉरी 2016 2015, सुबह सुबह 6 बजे जब मैं दिल्ली स्टेशन से बाहर निकला, मैंने जब लंबी सांस ली तो मुझे खांसी आना शुरू हो गया, और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि इसके एयर में कितना ज्यादा पोल्यूशन है। एक बार नहीं, कम से कम 20 बार जॉब ऑफर मिला दिल्ली का, लेकिन हमने हमेशा रिजेक्ट किया कि हमने कहा दिल्ली बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है, दिल्ली में तो नहीं रहना है। गिनी चुनी जिंदगी सबको मिली हुई बेटा। दिल्ली में अगर आदमी जो रह रहा है, यानी कि जितने भी मेट्रो सिटीज है जहाँ पर पॉल्यूशन रेट बहुत ज्यादा है, ना तो वो सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, ना तंबाकू खा रहा है, लेकिन फिर भी क्या पाया जा रहा है बेटा? उसको लंग कैंसर। क्या पाया जा रहा है? उसको थ्रोट कैंसर है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ के एयर में इतना ज्यादा पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन से उसकी पूरी की पूरी बॉडी की फिटनेस बर्बाद हो गई। तो अगर आपको मेंटेन करना है चीजों को, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक ही चीज करनी होगी कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करना होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल कम तभी होगा जब हम प्लांटेशन बहुत ज्यादा करेंगे। सिर्फ हम पेड़ लगाएंगे ना, सिर्फ हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाने से बहुत सारी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। जैसे हर न्यूट्रिएंट साइकिल जितनी चले, चाहे कार्बन है, चाहे वाटर साइकिल है, चाहे नाइट्रोजन साइकिल है, चाहे फास्फोरस साइकिल है, सारी की सारी साइकिल जो है अपने आप मेंटेन हो जाएंगी सिर्फ एक चीज करने से, और वो है हमारा क्या? प्लांटेशन करने से। अगर हम प्लांटेशन करते हैं, बस सिंपल सी बात मान लेना कि भाई देखो, जैसे अभी अभी शेफाली का बर्थडे आ रहा है, ठीक है, शेफाली का बर्थडे, मान लो शेफाली कितने साल की होगी? 17 साल की हो गई, 18 की हो गई, और 19 की, मुझे एग्जैक्ट एज नहीं पता, ठीक है, और लड़कियां बताना भी नहीं चाहती उनकी एज क्या है रियल में। तो अब शेफाली अगर 18 की हो गई है, तो शेफाली क्या करेगी? अपने नाम से इस साल 18 पेड़ लगा दे। अगर 18 पेड़ लगाएगी तो अगले साल आप देखेंगे, अगर इस 18 में से अगर 10 भी बच गए तो कितनी बड़ी बात है। फिर अगले साल 19 लगा दे, फिर अगले साल 20 लगा दे। इसका मतलब मान लीजिए कि अगर अगर शेफाली की उम्र 125 साल है, इस दुनिया में 125 साल रहने आई है, आज वो 18 पेड़ लगाएगी, तो आने वाले 125 सालों में, जो 125 साल, तो वो कितने पेड़ लगा सकेगी? और अगर वो सारे सारे के सारे पेड़ अगर सर्वाइव कर गए, सारे तो नहीं करेंगे, अगर उनमें से मान लो अगर 50% भी अगर सर्वाइव कर गया, तो पता ये चलेगा कि शेफाली के नाम से एक जंगल खड़ा हुआ। अगर इस तरीके की सोच अगर हम सबके अंदर हो जाएगी, हम सबके अंदर अगर इस तरीके की सोच होगी, तो बड़ी अच्छी बात होगी कि हमारे यहाँ जो है, जो पेड़ों की कमी हो रही है, वो सारे पेड़ जो है फिर से उगाएंगे। तो आप सोचो कितनी आबादी, 130 करोड़ की आबादी है। अगर ये कंसेप्ट जो है सबके जन्मदिन पर होने लगे, अरे नहीं हम कह रहे हैं बरगद का पेड़ लगाओ, अरे कोई छोटा सा पौधा भी लगाओ ताकि वो फोटोसिंथेसिस में हमारी मदद करे। सब चीजें हैं, करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेटा बच रहा है आपका नाइट्रोजन साइकिल,
ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल आपका है, उसके बाद फॉस्फोरस साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल के बाद आपका ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, ये 2 साइकिल आपकी बच रही है, ये 2 साइकिल और इकोलॉजिकल सक्सेशन हम आपके लिए कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग चलेंगे और टाइम पर आप लोग